हेलो फ्रेंड, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाज। समाज किसे कहते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जहाँ तक समाज की बात है कि समाज किसे कहा जाता है, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने ये बताया कि समाज एक समूह में रहने वाले व्यक्तियों को समाज कहा जाता है। बट ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज व्यक्तियों के आपस में मिलने पर और एक दूसरे के बीच में अंतःक्रिया करने के बाद जो संबंध बनता है, उसी संबंध से जो है समाज का निर्माण होता है। जब तक व्यक्ति आपस में मिलेंगे नहीं, दो व्यक्ति आपस में नहीं मिलेंगे और मिलने के बाद कोई अंतःक्रिया नहीं करेंगे, और ऐसी भी अंतःक्रिया होनी चाहिए जब दोनों के बीच ऐसी अंतःक्रिया होनी चाहिए जो एक दूसरे को प्रभावित करे। जब तक अंतःक्रिया ऐसी नहीं होगी, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, तब तक जो है संबंधों का निर्माण नहीं होगा। और जब तक संबंधों का निर्माण नहीं होगा, तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग समाज के लिए परिभाषा दी। जैसे कुछ ऐसे भी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज से संबंधित अपनी परिभाषा दी। उसमें गिडिंग्स महोदय ने समाज के बारे में बताया कि समाज स्वयं एक संघ है और यह एक संगठन है। गिडिंग्स महोदय ने बताया कि समाज स्वयं एक संघ है। समाज स्वयं एक संघ है। समाज स्वयं एक संघ है और समाज में रहने वाले लोगों के बीच एक संबंध पाया जाता है। एक संबंध पाया जाता है। ठीक है, ये गिडिंग्स महोदय का कथन है कि समाज स्वयं एक संघ है और समाज यानी संघ में रहने वाले लोगों के बीच में एक संबंध पाया जाता है और उसी संबंध के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है। और उसके बाद जो है गिडिंग्स महोदय के बाद रायट महोदय ने कहा कि समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं, अपितु विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है। ये रायट महोदय ने कहा, रायट महोदय का कथन है। ठीक है, कि समाज जो है वो विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह नहीं, अपितु विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है। ठीक है, ये किसने कहा? तो रायट महोदय ने कहा। जबकि इसके विपरीत जो है ओडम महोदय ने कहा कि समाज को मानव व्यवहार एवं उसी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संबंधों की समस्या तथा सामंजस्य से चित्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ओडम महोदय का कथन है। किसका है? तो ओडम महोदय। तो ओडम महोदय ने समाज के बारे में अपनी ये राय दी। जबकि मैकाइवर के कथनानुसार समाज प्रत्येक प्रकार एवं प्रत्येक क्रम के उन संबंधों का समावेश है जो मनुष्यों, मैकाइवर के अनुसार, जो मनुष्यों के आपस में जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों के फलस्वरूप समाज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो है ये समाज के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी राय दी। इन्होंने बताया कि समाज किसे कहते हैं। वैसे अमूमन अगर ये माना जाए कि समाज किसे कहेंगे और समाज की कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं, तो जैसे समाज जब तक व्यक्तियों के बीच में अंतः क्रिया नहीं होगी और एक सामाजिक संबंधों का जाल नहीं होगा, सामाजिक ताना बाना नहीं बुना जाएगा, तब तक समाज का निर्माण होना असंभव है। तो व्यक्तियों का आपस में जो है
एक समन्वयवादिता होना अति आवश्यक होता है, उसी से जो है समाज का निर्माण किया जाता है। और समाज की कुछ विशेषताएं हैं, समाज की प्रमुख कुछ विशेषताएं क्या हैं? समाज की विशेषता समाज की विशेषता क्या है? तो समाज क्या है? समाज अमूर्त है। पहला इसकी प्रमुख विशेषता कि समाज कैसा है? तो समाज अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसी शब्द पे जाते हैं। अमूर्त किसे कहते हैं? जिस दिन से आपने शब्दों को पकड़ना सीख लिया तो उस दिन समझ लीजिए आधा काम आपका हो गया। सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी शब्द का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया अमूर्त, अमूर्त, और एक और शब्द आगे जब चलेंगे हम समाज के बाद जब हम समुदाय पढ़ेंगे, उसके बाद संस्था पढ़ेंगे, फिर समिति पढ़ेंगे, तो उसमें कई ऐसे शब्द मिलेंगे जहाँ पे उनका अर्थ जानना ज़रूरी होगा। यहाँ लगे हाथ एक और शब्द आता है मूर्त। मूर्त, अभी हमने अमूर्त पे चर्चा करी, फिर मूर्त पे करेंगे। तो अमूर्त कहते हैं, अमूर्त का मतलब होता है कि जो दिखाई नहीं देता। अमूर्त जो हमको दिखाई नहीं देता उसी को हम कहते हैं अमूर्त। समाज कैसा है? तो समाज अमूर्त है। वो कैसे अमूर्त है? समाज में रीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं आदि देखने को मिलती हैं, और चाहे रीतियाँ हो, परंपराएं हो, विधि हो, विधान हो, इन सभी को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए समाज को क्या माना जाता है? अमूर्त माना जाता है। और मूर्त का मतलब क्या होता है? तो मूर्त का मतलब होता है जो हमको दिखाई दे, जो हमको दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं मूर्त। और अमूर्त जो हमको दिखाई नहीं देता उसी को अमूर्त। तो समाज कैसा है? समाज अमूर्त है। और समाज अमूर्त क्यों है? तो प्रथाएं, परंपराएं, रीतियाँ, जन रीतियाँ, विधि, विधान, ये सब कैसे हैं? ये सब अमूर्त हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते और जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, लेकिन उसको हम महसूस करते हैं। और अमूर्तता की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर को ले लेते हैं। मनुष्य के शरीर की संरचना की बात करें तो मनुष्य के शरीर की संरचना का बाह्य भाग, जैसे हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, ये सब चीज़ें तो हमको दिखाई देती हैं, यानी मूर्त हैं। लेकिन अमूर्त क्या है? तो अमूर्त हमारे शरीर की आंतरिक जो संरचना है वो कैसी अमूर्त है? जैसे हमारी सांसें, हम सांसों को देख नहीं पाते बट महसूस करते हैं, तो ये क्या है? ये अमूर्त है। तो वैसे ही समाज शरीर का आंतरिक भाग है। शरीर के जो आंतरिक भाग जो हमको दिखाई नहीं देते वो क्या है? समाज है। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता हो गई समाज कैसा है? समाज अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता। और समाज की दूसरी विशेषता क्या है? तो समाज की दूसरी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता दूसरी विशेषता हो गई पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता क्या है? समाज में जो भी रहने वाले लोग हैं उसमें पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। संबंध इनके भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम भौतिक संबंध, दूसरा पहला होता है भौतिक संबंध और दूसरे सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध। है ना? सामाजिक, देखिए अब इसमें दूसरे इसकी दूसरी विशेषता पे जाते हैं। तो इसकी दूसरी विशेषता हो गई पारस्परिक जागरूकता। तो पारस्परिक जागरूकता में हम देखते हैं दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। एक भौतिक संबंध पाए जाते हैं और दूसरे सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। तो भौतिक संबंध किसको कहते हैं? भौतिक संबंध का मतलब होता है जैसे पृथ्वी का पेड़ के साथ,
पृथ्वी का वृक्ष के साथ या पेड़ के साथ, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। पृथ्वी का पेड़ के साथ संबंध हो जाता है, तथा घड़ी का दीवाल के साथ, घड़ी का दीवाल के साथ, दीवाल, घड़ी का दीवाल के साथ ये कैसा संबंध है? भौतिक संबंध है। पृथ्वी और वृक्ष, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? भौतिक संबंध है, क्योंकि वृक्ष को क्या पता है कि पृथ्वी से उसका क्या संबंध है ना। वृक्ष को ये नहीं पता कि हमारा पृथ्वी या धरती के साथ हमारा कैसा संबंध है, और ठीक ऐसा ही घड़ी को दीवाल के बारे में नहीं पता, हमारे और दीवाल के बीच में कैसा संबंध है। बट सामाजिक संबंधों में ऐसा नहीं होता, इसके साथ तो ऐसा होता है। भौतिक संबंधों की अगर हम बात करेंगे तो इनको अपने संबंधों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन सामाजिक संबंधों की अगर बात करें तो सामाजिक संबंधों में ऐसा होता है, एक दूसरे के रिश्ते को हम समझते हैं। जैसे माता और पिता का रिश्ता है ना, पहले माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, रिश्ते, भाई बहन, पुत्र पत्नी आदि, ये सारे कैसे रिश्ते हैं? ये हमारे, हम भाई का बहन के साथ कैसा रिश्ता है, भाई बहन के रिश्ते को समझता है। माता पिता के रिश्ते को बेटा समझता है, कैसा रिश्ता है। पति और पत्नी एक दूसरे के रिश्ते को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर भौतिक संबंधों में जाते हैं तो कोई किसी के संबंधों के बारे में नहीं जानता। तो यही है पारस्परिक जागरूकता। तो दूसरा हमारा जो इसकी समाज की प्रमुख विशेषता होती है, आपस में परस्पर जागरूकता होती है, एक दूसरे के संबंधों के बारे में हम जानते हैं, बट भौतिकता में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से समाज की ये हमारी दूसरी विशेषता हो गई कि पारस्परिक जागरूकता। और अब आगे चलते हैं, इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता देखते हैं समाज की, अन्योन्याश्रिता। अन्योन्याश्रिता इसकी ये तीसरी प्रमुख विशेषता है, इसके बारे में अब देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं समाज की अगली विशेषता क्या है, अन्योन्याश्रिता। अन्योन्याश्रिता का मतलब क्या है? चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में आपस में परस्पर सहयोग की भावना होती है, और बिना एक दूसरे के सहयोग के व्यक्ति और समाज में रहने वाले लोग चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहीं न कहीं व्यक्ति और समाज में रहने वाले लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे से अन्योन्याश्रिता का संबंध पाया जाता है। बिना संबंधों के जो है समाज रूपी ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए आपस में रहने वाले लोगों के बीच में एक परस्पर सहयोग की भावना देखने को मिलती है। हालांकि कुछ समाजों में जटिल व्यवस्था भी है, मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, अतः समाज में निर्भरता का रूप और भी अधिक व्यापक हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा जो हमारा पॉइंट रहा समाज की विशेषता का, वो अन्योन्याश्रिता का रहा। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट हमारा है वो है समाज में समानता और भिन्नता। समाज में समानता और भिन्नता। समाज में समानता तथा भिन्नता। भिन्नता, ठीक है। समाज में समानता और भिन्नता को हम निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। निम्न रूप में इसे हम परिभाषित करते हैं। समाज में जो समानता और भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। तो समाज में समानता और भिन्नता को हम निम्न रूप में परिभाषित, समानता की बात अगर देखें, समाज में समानता का मतलब है कि समाज में रहने वालों लोगों की शारीरिक संरचना, समाज में रहने वाले लोगों के शारीरिक संरचना
शारीरिक संरचना एक जैसी होती है और विचारों में समानता, जब तक विचारों में समानता नहीं होगी तो परस्पर सहयोग की भावना नहीं हो पाएगी। तो विचारों में समानता, एक दूसरे की भावना का सम्मान करना, ये तो समानता है इनकी आपस में। और वहीं पर अगर भिन्नता की बात करें, इनमें भिन्नता जो होता है तो भिन्नता में रुचियों, कार्यों, योग्यताओं में भिन्नता पाई जाती है। तो भिन्नता की अगर बात करें, भिन्नता तो इनकी रुचियों में, कार्यों में, किसी भी कार्य को करने में जो है उनकी रुचि देखी जाती है, कैसी उनकी रुचि है। और कार्य भी अलग अलग हो सकते हैं, कार्यों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है समाज में रहने वाले लोगों में आपस में कुछ समानता और कुछ भिन्नता के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट रहा समाज की विशेषताओं में। अगला पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट, देखते हैं इसमें सहयोग और संघर्ष। सहयोग प्लस संघर्ष। समाज में रहने वाले लोगों के बीच में परस्पर सहयोग की भावना भी देखने को मिलती है। आपस में लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन सहयोग के साथ साथ समाज में संघर्ष भी देखने को मिलता है। एक दूसरे में संघर्ष होता है, तो सहयोग और संघर्ष दोनों समाज में देखने को मिलता है। ये इसकी प्रमुख 5 विशेषताएं रही समाज की। अब उसके बाद समाज की विशेषताओं के बाद जो है कुछ ऐसी, जैसे समाज और समाज मनुष्य के साथ साथ पशु समाज भी होता है। मनुष्य और पशु 2 समाज होते हैं। तो पशुओं और मनुष्यों के समाज में कुछ ऐसी विशेष अंतर हैं, हम उन्हीं अंतर के बारे में अब चर्चा करेंगे। पशु और मानव समाज में क्या अंतर है, ठीक है। पशु और मानव समाज, पशु और मानव समाज, मानव समाज में अंतर। अभी हमने समाज की कुछ परिभाषा देखी, समाज की विशेषता देखी। अब समाज में मानव समाज के साथ साथ एक और समाज है जिसको हम पशु समाज कहते हैं। जैसे मानव का समाज अपना होता है, वैसे पशु का भी समाज होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर के बारे में बात करेंगे, इस अंतर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अंतर तो यही हो जाता है, पशु और मानव समाज में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है भाषा। भाषा के आधार पर मनुष्य की जो बोलचाल की भाषा है, एक दूसरे को समझने के लिए मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग करता है, पशु की भाषा और मनुष्य की भाषा में अंतर होता है। पशु अपना संकेत के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, और यहाँ मानव समाज में मानव एक दूसरे से बात करके अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाता है, ठीक है। और इसमें जो है दूसरा, शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर मनुष्य के शरीर की बनावट और पशु के शरीर की बनावट में अंतर होता है। मनुष्य के शरीर की संरचना और पशु के शरीर की संरचना में अंतर दिखाई देता है। ये अंतर हुआ। और अगला, सोचने समझने में अंतर। मनुष्य कोई भी कार्य सोच समझ कर करता है, अर्थात बुद्धि और विवेक से करता है, जबकि पशु
मनुष्य की अपेक्षा वो बुद्धि विवेक से कार्य नहीं करता। तो ये सोचने और समझने का अंतर मनुष्य और पशु में दिखाई देता है। मनुष्य कोई भी कार्य करेगा तो बिना सोच विचार के वो कार्य नहीं करता, लेकिन पशु की बात अगर करें तो पशुओं में ऐसे लक्षण हमको दिखाई नहीं देते। तो सोचने और समझने में अंतर ये। और अगला देखें तो स्मरण शक्ति में अंतर, स्मरण शक्ति में अंतर, स्मरण शक्ति में अंतर होता है। व्यक्ति और पशु में स्मरण शक्ति, व्यक्ति की स्मरण शक्ति जो होती है वो काफ़ी तेज होती है और कई सालों की बात को भी मनुष्य याद रखे, उसको याद रहता है, जबकि पशुओं में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। तो कहीं न कहीं एक ये भी स्मरण शक्ति का भी पशु और मानव में अंतर दिखाई देता है। और सांस्कृतिक अंतर, ये सबसे बड़ा अंतर होता है मनुष्य और पशु समाज में। संस्कृति का अंतर होता है। मानव समाज जो होता है अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। संस्कृति के आधार पर अंतर, संस्कृति के आधार पर अंतर। मानव की अपनी संस्कृति होती है और मानव की संस्कृति ही उसकी पहचान होती है, जबकि पशुओं में इस तरीके की संस्कृति देखने को नहीं मिलती। संस्कृति हमारे रीति रिवाज, परंपराएं और मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, ये क्या होता है, ये हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। और ये जैसे धर्म, साहित्य, कानून, प्रथाएं, मनुष्य के द्वारा बनवाए गए फर्नीचर, कपड़े आदि, ये सब क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। परंतु पशु समाज में संस्कृति नाम की कोई वस्तु नहीं होती। तो इस तरीके से कुछ ऐसे विशेष मानव और पशु समाज में हमको अंतर दिखाई देते हैं। तो जब भी अगर अंतर की बात करेगा तो आप बता सकते हैं भाषा के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, सोचने समझने के तरीके के आधार पर अंतर, स्मरण शक्ति के आधार पर अंतर, संस्कृति के आधार पर अंतर, हाव भाव, संप्रेषण के आधार पर अंतर। तो बहुत सारे ऐसे अंतर अगर देखा जाए तो दिखाई देता है हमको मानव और पशु समाज में। तो इस तरीके से मानव और पशु समाज के बीच में पाए जाने वाले अंतर की अभी हमने बात करी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं समाज के प्रकार। समाज के प्रकार, समाज के कई प्रकार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार हैं। कार्ल मार्क्स ने समाज को 5 प्रकारों में विभाजित किया है। कार्ल मार्क्स महोदय ने समाज को 5 भागों में विभाजित किया। पहला इसने बताया आदिम समाज, आदिम समाज। और दूसरा इसने बताया दास्ता, दास्ता का समाज। और तीसरा इसने बताया सामंतवादी समाज, सामंतवादी समाज। और चौथा इसने बताया पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी समाज। और 5वां इसने बताया समाजवाद, समाजवाद यानी साम्यवाद, साम्यवाद समाज। इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने समाज के कई प्रकार बताए। पहला इसने बताया आदिम समाज। आदिम समाज कैसा समाज होता है? आदिम समाज प्राचीन समय का समाज ऐसा समाज होता है जब व्यक्ति की उत्पत्ति होती है प्रारंभिक अवस्था में, और उत्पत्ति के बाद व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। और यहाँ पर इस समय समाज में व्यक्ति विशेष नहीं होता, व्यक्ति समाज विशेष होता है। और इस समय व्यक्तियों के व्यक्तिगत हित नहीं होते, बल्कि परस्पर सहयोग की भावना होती है। सभी लोगों के हित समान होते हैं। यहाँ राज्य और वर्ग नहीं होता, राज्य व वर्ग नहीं होता, राज्य और वर्ग नहीं होता, तो आपस में दोनों के बीच में संघर्ष नहीं होता। तो जब ये आदिम समाज कैसा समाज था? तो राज्य और वर्ग विहीन समाज होता है, जहाँ पर ना तो राज्य होता है और ना ही वर्ग होता है।
तो आदिम समाज की जब बात करेगा तो आप बता सकते हैं कि आदिम समाज कैसा समाज होता है। तो आदिम समाज जो होता है वो राज्य और वर्ग विहीन होता है। यहाँ पर व्यक्ति कच्चे फलों और शिकार द्वारा अपनी आजीविका का निर्वहन करता था। संपत्ति एवं श्रम विभाजन का कोई अस्तित्व नहीं था। कृषि एवं पशुपालन के प्रति इनमें अनभिज्ञता थी। उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होता था। उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति तो उत्पादन के साधनों पर जो है व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर जो है सामूहिक अधिकार हुआ करता था। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो आदिम समाज होता था वो कैसा समाज होता था, राज्य और वर्ग विहीन समाज हुआ करता था। और दूसरा उसने बताया दासता का समाज। ये कैसा समाज होता है, जब यहाँ पर व्यक्तियों को दास बनाया जाने लगा, जब एक ऐसा वर्ग का उदय हुआ जिसने एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसने जब कृषि कार्य के लिए उसके पास जब ज़मीनें आई तो वो कृषि कार्य के लिए उसने क्या किया कि ऐसे व्यक्तियों को कृषि कार्य में लगाया जो युद्धबंदी हुआ करते थे या तो जिनके पास खाने वाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं रहा करती थी। ऐसी अवस्था में उनको दास बना लिया जाता था और कृषि कार्यों में लगा दिया जाता था और कृषि कार्य में लगाकर इनसे कृषि का कार्य लिया जाता था। और यहाँ उत्पादन के साधनों पर दासों के मालिकों का अधिकार हुआ करता था। उत्पादन का कार्य दासों द्वारा ही कराया जाता था। उत्पादन कृषि कार्य में देखा हमने। दूसरा जो है दासता का समाज। तो दासता के समाज में हमने देखा कि उत्पादन का कार्य दासों द्वारा कराया जाता था। दासों की स्थिति में संपत्ति जैसी कोई बात नहीं हुआ करती थी, उनको खरीदा और बेचा जाता था। दासों को क्या किया जाता था, खरीदा और बेचा जाता था। इस तरीके से ये दूसरा जो चरण का समाज मैंने कार्ल मार्क्स ने बताया वो दासता का समाज होता है। यहाँ व्यक्ति को दास बनाया जाता है। इसकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हुआ करती थी। इसको एज एक ये कहें तो कि इससे जो है कुछ ऐसे भी कार्य लिए जाते थे जिनको निकृष्टतम की श्रेणी में डाला जा सकता है, निकृष्ट कार्य कहा जा सकता है उनको। तो दास का कोई व्यक्तिगत जीवन भी नहीं होता था। ये इसका पूरी तरह से जीवन किस पर आधारित होता था, अपने मालिक के ऊपर आधारित होता था। मालिक चाहे तो दास को जो है दासता से मुक्त भी कर सकता था। मालिक जैसे चाहे उस तरीके से दास का शोषण किया कर सकता था। तो यहाँ पर दो वर्ग हम देखते हैं, एक होता है शोषक वर्ग और दूसरा होता है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग होते हैं और दूसरा वर्ग होता है शोषित वर्ग। शोषित वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग संघर्ष की भावना का सूत्रपात होता है, यहीं से संघर्ष की भावना जन्म लेती है। तो ये दूसरा चरण जो मार्क्स ने बताया दासता का, यहाँ से वर्ग संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तीसरा चरण सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज कैसा समाज होता था, यहाँ पर जब राजा क्या करता था कि अपने अधीन एक सामंत यानी भू व्यवस्था को देखने के लिए जो है जागीरदार को नियुक्त करता था। जागीरदार, यहाँ से जागीरदारी व्यवस्था आती है। तो राजा जो है भूमि की देखभाल के लिए और भूमि पर कृषि कार्य कराने की जिम्मेदारी किसको देता था, एज अपने सामंत को देता था। और ये जागीरदार जो होता था या जमींदार जो होता था वो क्या करता था कि इस भूमि पर कृषि का कार्य जो है दासों द्वारा लेता था। और दासों के द्वारा लेकर यहाँ से शुरुआत हो जाती है सामंतवादी व्यवस्था का। तो यहाँ से भी शोषक और शोषित वर्ग हमको दिखाई देते हैं। जागीरदार जो है श्रमिक का क्या करता था कि ये शोषण करता था और जागीरदार की उन्नति भी श्रमिक के शोषण पर ही आधारित होती थी। जैसे श्रमिक का शोषण करेगा वैसे ही इसके सम्मान में भी वृद्धि होगी और इसके आय में भी वृद्धि होती थी। तो इस तरीके से दूसरा जो समाज कार्ल मार्क्स ने बताया वो सामंतवादी समाज बताया। और तीसरा समाज इसने कहा पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज में जब हमने देखा कि यहाँ पर मशीनीकरण का युग आ जाता है
जब मशीनों से अत्यधिक काम लिया जाने लगा और बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग ने क्या किया कि मशीनीकरण के युग में जो है उद्योग धंधे लगाए और उन उद्योग धंधों में श्रमिकों के द्वारा कार्य लिया जाने लगा और श्रमिकों का जितना से जितना अधिक हो सकता था उतना अधिक शोषण किया जाता था। तो पूंजीपति वर्ग जो है श्रमिक का शोषण करने लगा। तो यहाँ से भी वर्ग संघर्ष के हमको लक्षण दिखाई देने लगे। एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। तो चौथे चरण में हमने देखा एक पूंजीपति वर्ग हो जाता है, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो श्रमिक वर्ग का ये एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग हो गया। तो इस तरीके से तीसरा जो चौथा समाज कार्ल मार्क्स ने बताया वो पूंजीवादी समाज बताया, जिसमें पूंजी की अधिकता होती है। और पांचवा समाजवाद या साम्यवाद का बताया इसने, और इसमें कार्ल मार्क्स ये आने वाला समाज होगा जिसमें उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार, समान अधिकार होगा। और यहाँ पर उसने बताया कि ना राज्य होगा और ना वर्ग होगा। तो राज्य और वर्ग विहीन समाज की बात की है कार्ल मार्क्स ने। ये भविष्य की बात है, ऐसा होगा या नहीं होगा ये आने वाली बात है और आने वाले भविष्य के गर्त में है। तो इस तरीके से उसने समाज की ये 5 व्यवस्था बताई कि समाज को कैसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक रहा आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।